कि सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता भारत को मिलनी चाहिए। कहता है कि सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें भारत को अस्थायी सदस्य के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए, हुआ नहीं। तो हम लोग भारतीय हैं, इस बात को भी देखिए, जस्टिस भी करना है कि क्या भारत उसके शर्त पर आ रहा है कि नहीं, इसे प्रमाणित करना है। यदि हमारा पुख्ता सबूत है, अब तक मैं योगदान दिया तो मेरा अधिकार है कि हम मांग करें। तो भारत मांग किया है। 1993 में सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री, उसमें पीवी नरसिम्हा राव जी थे, तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता की दावेदारी का सबसे पहला प्रश्न उठाया था। हालांकि यदि हम इसके इतिहास पर जाते हैं तो इतिहास में देखते हैं कि सबसे पहले तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जाने का मौका भारत को वैसे ही मिल गया था जब चीन को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता से हटाया गया था। जनवरी क्रांति, माओवादी क्रांति जो 1949 में हुआ था, तो उस चीन का स्थान भारत को वैसे ही मिल रहा था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिया, जो आसानी से मिल रहा था। यदि ये प्राप्त हो जाता तो भारत को स्वतः सा मिल जाता, लेकिन उस समय की राजनीति में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इस बात को आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन अभी जो हमारे वर्तमान भारत है, इस शर्त की कसौटी पर खरी उतर रही है कि भारत को मान्यता मिलना चाहिए। पहला बात यह है कि सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है। इसे विश्व का सुरक्षा कवच कहते हैं। विश्व को सिक्योरिटी देता है। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ कहीं शांति भेजता है, शांति सेना भेजता है, पहल होता है, कमेटी गठन होती है, तो सुरक्षा परिषद के पहल से ही होता है। विश्व की राजनीति की जो हस्तियां हैं, यह सुरक्षा परिषद के साथ है, क्योंकि उसमें यदि कोई देश पहुंचता है तो उसकी राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू बढ़ जाती है। तो भारत उससे भी बढ़ना चाहता है और भारत को बढ़ना चाहिए भी। पहली बात यह है कि आखिर भारत ने क्या किया है जिसे मिलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 अस्थायी सदस्य है। जब 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, तो स्थापना के समय इसके 5 सदस्य राष्ट्र थे और आज भी 5 ही अस्थायी सदस्य राष्ट्र हैं। 6 अस्थायी सदस्य होते थे, अब उसकी संख्या बढ़ाकर 10 कर दिया गया। सुरक्षा परिषद का सदस्य, अस्थायी सदस्य, यदि किसी प्रस्ताव का विरोध करता है, वोटिंग से बाहर जाता है, तो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि विश्व राजनीति 5 देशों के हाथों में चली जाती है, जबकि वैश्वीकरण के युग में पूरे विश्व को एक ग्लोब बनाना है। राजनीतिक समानता चाहिए, आर्थिक समानता चाहिए, सामाजिक समानता चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार की भी बात किया। 30 चार्टर की घोषणा उन्होंने 1948 में 10 दिसंबर को किया था, जो 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस भी मनाते हैं। अब देखिए कि भारत ने क्या किया, जो शर्त की दावेदारी में हम देख रहे हैं। भारत किसी के साथ हम मांग की बात नहीं कर रहा है। यदि हम इस शर्त पर आ रहे हैं तो हमें मान्यता मिलनी चाहिए। तो भारत का दावा इस रूप में है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारी भारत है। 90 करोड़ मतदाता हैं हमारे भारत में। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है और इस सबसे बड़ी जनादेश देने वाली है। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आज हमारे भारत में शासन कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी सदस्य है, तो यह लोकतंत्र ने स्थापित किया है, जो विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दिया। अब ये लोकतंत्रात्मक पद्धति में हमारे जनता के प्रतिनिधि शासन करते हैं। इस शासन का वास्तविक शक्तियां इसी लोकतंत्र के द्वारा देता है। विश्व की सबसे बड़ी आबादी में भी हम हैं। 142 करोड़ की आबादी हमारे भारत के भीतर में है। तो विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, तो भला क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये तुम्हें मिलने की शर्त पात्रता आती है। जबकि यूएनओ के चार्टर की 111 है। 111 में दूर दूर तक कहीं चर्चा नहीं है कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता की पात्रता क्या होनी चाहिए। लेकिन यदि हमने उस संस्था के भीतर मैंने योगदान दिया है, तो संस्था मुझे वो सम्मान क्यों नहीं करेगी? सवाल विश्व राजनीति के सामने है
कि भारत को इस प्रकार की मान्यता मिलनी चाहिए, तो पहला मान्यता इस प्रकार को दीजिए, क्योंकि लोकतंत्र का बढ़ावा देना, मानवाधिकार का संरक्षण देना, समानता स्थापित करना, लिंग भेद की समाप्ति करना, कुपोषण महामारी से विश्व को निजात दिलाना, यूएन का मूल उद्देश्य है। विश्व में शांति हो, युद्ध की बात नहीं हो, तो भारत इस दिशा में काम किया है। विश्व, दूसरा पॉइंट देखिए, विश्व एक परिवार की आवाज देने वाला मैं हूं। भारतीय संविधान की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो भारतीय संविधान के भाग 4 से संबंधित है, विश्व एक परिवार हो, वसुधैव कुटुंबकम की बात किया कि पृथ्वी पर जड़ चेतन अचेतन सारे हमारे परिजन हैं। इसलिए गीता के उपदेश के अनुसार भारत काम कर रही है। और विश्व परिवार की चर्चा उन्होंने G20 के शिखर सम्मेलन में भी किया कि विश्व एक परिवार, सभी को एक मंच पर खड़ा किया। तो भारत इस विश्व शांति, विश्व परिवार, इस व्यवस्था को लाने की दिशा में अग्रसर है। किसी का हित भारत नहीं चाह रहा है। अब स्वीकृत राष्ट्र का मूल उद्देश्य है, तो भाई जो उद्देश्य के अनुसार काम कर रहा है, यदि आपने यूएनओ का सुरक्षा परिषद का संस्था का कोई शर्त प्रोविजन नहीं बनाया, तो जो चाहता है कि यूएनओ को आगे बढ़ाएं, तो उसकी मान्यता तो मिलनी चाहिए। भौगोलिक, भारत जिस भौगोलिक स्थिति में बसी हुई है, अरब सागर और हिंद महासागर से भारत घिरा है। विश्व की सबसे बड़ी द्वीपों में स्थित हमारा भारत है। विश्व की 40% व्यापार हमारे हिंद महासागर से होता है। भारत कभी भी इसका अवरोधक बन सकता है। भारत ने हिम्मत 6 का गठन किया, जो ऑस्ट्रेलिया तक इसके सदस्य राष्ट्र हैं। हिंद महासागर को शांति बनाने के प्रयास जो भारत द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, वह प्रयास सराहनीय है। अब छोटे छोटे द्वीपों को कोई खोज करके इस हिंद महासागर को अशांति बनाने का प्रयास करेगा, तो इसका असर भारत पर पड़ेगा, विश्व व्यापार पर पड़ेगा। इसलिए 2 महासागरों के बीच की स्थिति में भारत का ज्योग्राफी है, इसे मिलना जरूरी है। और यह पात्रता का शर्त के दायरे में तो है नहीं, लेकिन ये मांग हमारी है, ये अधिकार हमारी है कि इसे मिलना चाहिए। शांति में योगदान भारत ने अनेक समय में अनेक युद्धों में किया है। यूएनओ की सुरक्षा परिषद का अपना सेना नहीं है। सदस्य राष्ट्र ही सेना, जब किसी देश में जब युद्ध होती है तो वहां भेजे जाते हैं। तो भारत भी उस सदस्य राष्ट्र के सदस्य होने के नाते, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य होने के नाते शांति सेना भेजा है। भारतीय सेना शांति सेना में का जब जाता है यहाँ से, तो भारत का आईटीबीपी जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स है, वो प्रशिक्षण देता है। और पैरामिलिट्री फोर्स में जो हमारे सीआरपीएफ जवान हैं और भी जवानों को समूह बना करके, डिफेंस बीएसएफ को भी जवानों को समूह बना करके तब भेजा जाता है इस शांति सेना में। मेडिकल कोर पर हमला नहीं होता है, लेकिन जब युद्ध होता है तो मेडिकल कोर में हमारे डॉक्टर भी जख्मी हुए, लेकिन भारत सरकार ने कभी मुआवजा किसी से नहीं मांगा। भारत सरकार ने अपनी खर्च पर इस शांति सेना में भेजा। सभी युद्धों में यह गया है। विश्व में शांति सेना भेजने में अमेरिका को भी भारत ने पीछे कर दिया। अर्थात भारत कभी युद्ध चाहता ही नहीं है। रूस यूक्रेन के युद्ध में भारत ने भी सीधा सीधा कहा, अभी युद्ध का वक्त नहीं है। युद्ध करके जीत भले ही किसी एक की हो जाए, लेकिन वो परिणाम होता है, लेकिन सभी प्रभावित होता है। रूस यूक्रेन के युद्ध में भले ही यूक्रेन हार रहा है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी क्षति हुई, लेकिन रूस की भी क्षति कम नहीं हुई है, क्योंकि युद्ध से फंसने से किसी देश का विकास नहीं होता है। और इसका प्रभाव युद्ध उस देश के साथ जो व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंध जो देश बना के रखते हैं, वो भी प्रभावित हो जाता है, क्योंकि युद्ध में लगा हुआ। अब गेहूं की कीमतें बढ़ गई। अब गेहूं का उत्पादन जो उस क्षेत्रों से हो रहा था, जो देश गेहूं ले रहा था, अब जो देश में कहां से गेहूं मिलेगा। शांति से खतरा, इस प्रकार के युद्ध से शांति को खतरा है। शांति खतरा नहीं होनी चाहिए, इसलिए शांति में भारत ने हमेशा योगदान बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। भारतीयों की योगदान, अनेक भारतीयों ने अपनी क्षमता से यूएन को सेवा दिया है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से लेकर के वर्तमान तक हमारे भारत के कुछ लोगों ने योगदान दिया है। जैसे न्यायाधीश में देखा जाए, आर.एस. पाठक, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, दलवीर सिंह भंडारी। दलवीर सिंह भंडारी तो अभी भी हैं, वो बहुत योगदान देते जा रहे हैं, क्योंकि एक न्यायाधीश की कार्यकाल वहां पर 9 वर्ष तक रखा जाता है। और इनके बाद पीएन भगवती साहब की योगदान भी रही। संविधान सभा के सलाहकार बीएन राव थे, उन्होंने भी योगदान दिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हमारे महत्वपूर्ण न्यायाधीशों के द्वारा योगदान हुई है।
और आरएस पाठक, ये सारे न्यायाधीश योगदान दिया। अब हम इस न्याय के परिपाठी को आगे ले जाने का कार्य किया, तो भाई इस शांति के क्षेत्र में हमारा योगदान क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैं यूनेस्को की सुरक्षा क्यों नहीं मिलना चाहिए? संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के अध्यक्ष बनने का कार्य डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे व्यक्ति भी हुए। आम सभा में पहली महिला निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुई थी विजयलक्ष्मी पंडित जी, आम सभा का अध्यक्षता उन्होंने की। तो इन्होंने हमारी योगदान है और इस योगदान के कारण हम जाने भी जा रहे हैं। इसलिए भारतीयों ने जो योगदान दिया है, अपनी पहल किया है, तो विश्व में यदि अशांति फैलेगा तो भारत का इन नेतृत्व को देखते हुए यूएन का सुरक्षा परिषद का स्थायी दिया जाए। हमारी मांग नहीं है, मेरी अधिकार है कि हम उसकी सदस्यता क्यों गए हैं, प्राप्त कर रहे हैं। उपनिवेशवाद रंगभेद नीति की पहल भारत ने बहुत ही शानदार तरीका से किया। उपनिवेशवाद का भारत ने विरोध किया, रंगभेद नीति का विरोध किया। दक्षिण अफ्रीका की काले गोरे की समस्या को लेकर भारत विश्व का पहला देश था जो यूएन के मंच पर रखा। अफ्रीकी एकता कोष की गठन किया गया, रंगभेद नीति वहां पर कमजोर पड़ी। उपनिवेशवाद का विरोध भारत किया कि जितने भी जो महाशक्तियां किसी देश पर शासन कर रहा है उसे मुक्त कर दिया जाए। वो आजाद हुआ और अधिकांश देश आजाद हुआ। भारत इस नीति का समर्थक किया, इस सभी नीति को हटाइए और स्वतंत्र देश बनाए ताकि यूएन की लोकप्रियता बनी रहे। पूरे विश्व ग्लोबलाइज करने की दिशा में कदम भारत ने उठाया। परमाणु निशस्त्रीकरण, भारत परमाणु नीति का भारत परमाणु बनाया है, लेकिन ये शक्ति संतुलन के दृष्टिकोण से, ताकि कोई देश हमें परमाणु की धमकी देता है तो हम उसका सामना डरे नहीं, उसका सामना कर पाए। लेकिन भारत अपनी परमाणु थ्योरी में बता दिया है कि हम आगे से किसी देश पर परमाणु का हमला नहीं करेंगे। जो देश परमाणु संपन्न नहीं है उसको धमकाएंगे नहीं। तो भारत ने शक्ति संतुलन के लिए बनाया, लेकिन जब परमाणु है तो किसी भी देश के लिए खतरा है। भारत चाहता है कि पूर्ण रूपेण परमाणु शस्त्र खत्म हो जाए ताकि विश्व एक शांति रहे, किसी देश को यह भय ना रहे। इसलिए इसका भारत विरोध कर रहा है कि चरणबद्ध तरीका से आप खत्म कर दीजिए। इसलिए भारत ने इसी बात को लेकर सीटीबीटी का विरोध किया था। जब भारत के पास सीटीबीटी का हस्ताक्षर करने की बात आई, भारत ने कहा कि अमेरिका, ये महाशक्तियां, ये सारे देश कर दें तो हम भी करने को तैयार हैं। अब विश्व राजनीति 5 देश से चले तो विश्व में कभी शांति नहीं होगा। रूस यूक्रेन आज भी युद्ध जारी हो रही है। पहल क्या हो रही है, महाशक्ति क्या कर रहे हैं, यूएनओ क्या कर रहे हैं। इसलिए यूएनओ की सफलता को दिलाना है तो मुझे इस बात को पहले ध्यान रखना है कि जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो लीग ऑफ नेशन लाया गया, लेकिन ये फेल हो गया। फेल होने में बहुत सारे कारक बने। नाजीवाद और फांसीवाद जैसे निरंकुश नीति ने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म देने को कार्य किया। हालांकि और भी फैक्टर था द्वितीय विश्व युद्ध जन्म लेने का। तो अब आप इस प्रकार का नीतियां क्यों भारत में विश्व में उभर रहा है, इसको खत्म करने का आवाज तो उठाया नहीं उठाया गया। तो ये तो यूएनओ का सबसे बड़ी असफलता का सूत्र माना जा रहा है। इसलिए यूएन के महासचिव कोफी अन्नान और बुतरेस घाली ने भी कहा था इसकी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्यता को बढ़ाया जाए ताकि विश्व शांति बनी रहे। आतंकवाद का पहला भारत देश है जो आतंकवाद एक गंभीर समस्या है, लोकतंत्र के लिए खतरा है, इसे समाप्त किया जाए। इसे महाशक्ति ने आतंकवाद को समस्या नहीं समझा, लेकिन अमेरिका के पेंटागन पर जब हमला हुई तो अमेरिका ने ही भारत को कहा था आतंकवाद गंभीर समस्या है, आप इस पर हमें सहयोग करें। भारत कहा कि मैं तो खुली रूप से समर्थन कर रहा हूं कि आतंकवाद का विरोध होनी चाहिए। विश्व का 60 देश इस आतंकवाद के निशाने पर है। इसको निजात दिलाना भी यूएनओ का धर्म है। और भारत यदि ये प्रश्न खड़ा कर रहा है तो भारत को और भी आतंकवाद से जो जूझ रहा है, भारत बेहतर अपना परिचय इस मंच पर दे सकता है। इसलिए भारत को सुरक्षा परिषद का सदस्य होना चाहिए। चुन चुन के हम उन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की श्रेणी देना चाहते हैं जिस पर पाबंदी लगे। अब कोई महाशक्तियां उसको रोक रहा है, चीन जैसे रोक रहा है, ये तो गुनाहगार है। नियो की स्थापना भारत ने पहली बार कहा। न्यू इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भारत लाना चाहता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाना चाहता है कि इसमें विकसित देश और विकासशील देश की दूरियां कम हो जाएगी, पूरी विश्व एक ग्लोब हो जाएगी, आर्थिक व्यवस्थाओं से उभरेगा भारत, विश्व उभर सकती है। निर्मित माल और उत्पादित माल, निर्मित कच्चे माल की दूरियां कम किया जाए और विकसित देश को कहता है कि आप ऋण उपलब्ध करिए। कारण कच्चे माल आप हमसे ले रहे हैं, निर्मित माल आप हमारे देश से भेज दिया तो आप हमसे ही मूल्य कमा रहे हैं।
कतर से दूरी कम किया जाए। इसलिए आप अपनी कुल जीडीपी का 0.07% कम से कम आप हमें रिलैक्स दीजिए, हमें सहायता करिए। अमेरिका जैसी देश ने इसका विरोध किया, भारत ने इस यूएन को मंच पर लाया, लेकिन यह नींव स्थापना नहीं हो पाया। लेकिन भारत का यह मांग बेहतरीन है। डब्ल्यूटीओ में भारत ने विकासशील देश का नेतृत्व करते हुए नींव की मांग वहां भी रखा, ताकि विकासशील देश का नेतृत्व भी भारत कर रहा है। गुटनिरपेक्ष सदस्य राष्ट्र का नेतृत्व भारत कर रहा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन भारत संस्थापक देश है। विश्व शांति तो सर्वत्र चाहा है। अस्थायी सदस्य भारत अब तक 8 बार कर चुका है। मुझे अनुभव है कि कैसे विश्व राजनीति का एक दिशा और दशा को निर्धारण किया जा सकता है, विश्व शांति अमन कैसे हो सकता है, ये भारत इसमें से सीख चुका है। सतत विकास की ओर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत ने हमेशा कदम उठाए। कार्बन की कटौती किया जाए, वृक्षारोपण किया जाए। भारत के आपके बिहार में भी जल जीवन हरियाली जैसी कार्यक्रम चलाई जा रही है। भारत पर्यावरण की दिशा में काम करते आ रहे हैं। इस सतत विकास की दिशा में भारत काम करती आ रही है। गरीबी उन्मूलन के लिए भारत प्रयास किया, यहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ा है। स्वरोजगार, स्टार्टअप योजना, ये सरकार की यह प्रयास है, जिससे भारत की आर्थिक स्थितियां भी बेहतर हो रही है। लोगों की लाइफ स्टाइल में वृद्धि हो रही है। लिंग भेद की समाप्ति की जा रही है। संसद में 33% महिला को आरक्षण संबंधी प्रस्ताव पास किया गया। विधानसभा में 33% महिला आएगी। ग्राम पंचायत में 50%, बहुत सारे राज्यों में भी लागू भारत में हो गया कि महिला प्रतिनिधि होंगे। यह सतत विकास है। महिला फाइटर चलाने का भी काम कर रहा है। हर क्षेत्र में महिला पहुंचती जा रही है। ये लिंग भेद की समाप्ति हो गई। और भारतीय संविधान ने अपने उद्देश्य में अनुच्छेद 15 में रखा, धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग, जन्मस्थान, इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत ये कदम बढ़ा रही है। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर की स्थिति में भारत ने बहुत मैनेजमेंट अच्छा किया। जहां कभी हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भूकंप आया, सुनामी आया, जहां भी भारत ने उसकी सहायता किया, हर तरह से सहायता किया। दवा व्यवस्था, वॉलंटियर, लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था, हर तरह से पहल किया। इस व्यवस्था में कोविड-19 के समय में भी हमने हाइड्रोक्विन, जो दवा मलेरिया की होती है, विश्व ने मांग किया था, उन देशों में पहुंचाया। कोविड का निजात आया। आयुष मंत्रालय ने जो भारत में जो आयुर्वेद की दवाएं हैं, जो हम मसाले के रूप में भी यूज करते हैं, उसको सेवन करने को कहा। विश्व योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ, भारत के प्रयास से हुआ। जो लोग योग किए, इस आपदा की घड़ी में उन्होंने अपने आप को सामना भी किया और इससे अपने आप की जान भी बचाई। विश्व की वर्तमान में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। आप अर्थव्यवस्था में देखिए, विश्व की 5वीं बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ने वाली भारत की अर्थव्यवस्था है। 2030 तक भारत सरकार के एक अनुमान है। और ये विश्व बैंक ने भी कहा है कि यदि भारत की यही व्यवस्था बनी रही तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी भारत आ सकती है। तो भाई ये लक्ष्य है, 2030 तक भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। फिर 2047 में जब हमारी स्वतंत्रता का 100 वर्ष होगा, हम मां शक्ति में जाने की ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं। भारत इस कसौटी पर चलती जा रही है। सुरक्षा परिषद की पहल हम भी चाहते हैं। भारत ने इस बात को यह घोषणा भी किया है। इसलिए भारत ने G4 की गठन किया। जब कोफी अन्नान साहब ने कहा कि सुरक्षा परिषद का विस्तार चाहिए, तो भारत ने G4 की गठन किया। G4 में भारत सदस्य राष्ट्र, जापान, ब्राजील और एक अफ्रीकी देश से लेना है। अभी वो फाइनल नहीं हुआ है। तो G4 में भी भारत का स्थान प्रवेश करके चाहता कि भारत में अकेला ही नहीं, और हम दो की जो दावेदारी है उसमें राजनीति भी नहीं, निर्विवाद रूप से इन राष्ट्रों को प्रवेश मिल जाए, जो सुरक्षा परिषद की बात कही जा रही है। और यह सही भी है। विश्व शांति की दिशा में जब परमाणु युद्ध का खतरा, एक दूसरे पर धमकी युद्ध में होता रहा है, भारत और पाकिस्तान में भी पाकिस्तान परंत की धमकी दे देता है, तो धमकी देकर किसी को आतंकित करना भी ठीक नहीं। यूएन एक ऐसी संस्था है जिस संस्था के रहने से विश्व शांति और अमन की बात करें तो होना चाहिए। भारत मानवाधिकार का सबसे बड़ा पोषक देश भी है। कारण मानवाधिकार का भी पोषक देश, 16वां पॉइंट में रखिएगा, मानवाधिकार। मानवाधिकार का पोषक भारत मानवाधिकार का पोषक है, क्योंकि भारत ने जब यूएनओ का चार्टर बन गया था, भारत भी अपने संविधान बना रहा था, तो भारत के मौलिक अधिकार से डीपीएसपी तक अनेक सारे अनुच्छेद उसी से जुड़ा हुआ है। इसलिए भारत विश्व का सबसे बड़ा मौलिक अधिकार का भी
सम्मान करता है और लोगों को दे भी रहा है। जैसे अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 39, 41, 42, 43, 46, ये ऐसे अनुच्छेद हैं जो हमारा यूएनओ की सुरक्षा परिषद की स्थायी मानवाधिकार से जुड़ा हुआ व्यवस्था को लाता है। इन सारे तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यता अविलंब दिया जाए। भारत को इससे लाभ यह भी होगा कि जो हमारी सीमा विवाद है उसको हम सही तरीका से सुलझा सकते हैं। भारत विश्व में जो चीज का प्रयोग कर चुका है उसको दुनिया में फैला सकते हैं। भारत एक विश्व का एक नेतृत्व करने का भी सामर्थ्य रखता है। आज भारत के प्रधानमंत्री अपनी विदेश नीति जो नेहरू जी रखे थे उसी नीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो विश्व का एक सबसे चर्चित पर्सनैलिटी के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी का स्थान है और हर देश चाहता है कि भारत से हम अपना संबंध को बेहतर कर सकें। तो समय की मांग है, वैश्वीकरण के युग में भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यता की दावेदारी होना चाहिए। हमने नाम का नेतृत्व किया, नाम सफल हुआ। हम WTO की ओर बढ़ रहे हैं, उसका भी अध्यक्षता भारत कर रहा है, नाम देशों का नेतृत्व कर रहा है। भारत ने नाम की स्थापना करके तीसरी महाशक्ति का एक आगाज किया और तीसरी महाशक्ति की दर्जा भी नाम को मिला है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद दूसरी बड़ी संगठन नाम है। जितनी बड़ी सफलता यूएन प्राप्त नहीं किया है उससे कहीं अधिक सफलता नाम प्राप्त किया है। इसलिए गोटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व की भूमिका को देखते हुए और इन भारतीयों के योगदान को देखते हुए भारत की भौगोलिक व्यवस्था, आपदा प्रबंधन की सहयोगी व्यवस्था को ध्यान में रख करके संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यता का भारत पात्र है और इसे अविलंब देना चाहिए।